Hello student, welcome to my channel Bharat Academy and today during this session we will discuss probability. हमने आज प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स और फंडामेंटल्स जितने भी चीज़ें हैं हम पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। बेटर है आप उसको भी ज़रूर देखिए जिससे ये जो कॉन्सेप्ट है आज का प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन सैम्पल स्पेस ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। उस इवेंट का नाम ई है। इसकी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। इफ एन इवेंट ई कैन हैपन इन एन विच ऑफ विच एम आर सक्सेसफुल या फेवरेबल, कोई भी घटना है ई है उसका नाम, वो अगर एन तरीके से हो सकती है जिसमें से एम बार वो सक्सेसफुल हो जाती है या फेवरेबल हो जाते हैं एम टाइम्स, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, यू नो प्रोबेबिलिटी का जो कोई किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये इस हिसाब से फेवरेबल है एम और टोटल कितने तरह से घटना घटित हो सकती है वो एम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एम एंड एन, दैट इज एम बाई एन। देखिए ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की, लेकिन जब ये टोटल इवेंट थे एन, उनमें से एम बार सक्सेसफुल हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो एम है वो एन से छोटा होगा। एम जो फेवरेबल केसेस है वो एन से छोटा होगा टोटल वाले से, लेकिन जो फेवर करेगा इसको वो जीरो से बड़ा होगा। कोई भी फेवर ज्यादा जीरो करेगा। किसी कोई इवेंट अगर नहीं होता है तो उसके उसके चांसेस जीरो ही होते हैं और 100% होता है तो एन होता है। एवरीबॉडी नोज एम की जो वैल्यू है ये कह सकते हैं मैथमेटिकली कि जीरो और एन के बीच में लाई कर सकती है। अब ये कह दिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एन, तो ये हो गया जीरो बाई एन, ये हो गया एम बाई एन, ये हो गया एन बाई एन। ये कट करके जीरो में किसी चीज का भाग देंगे जीरो, दिस इज एम बाई एन, और ये एन में से एन गया, दिस इज वन। तो ये एम बाई एन, ये जो इक्वेशन एक है ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट ई की। तो जीरो लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू वन। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो और एक के बीच में होती है। वो जीरो भी हो सकती है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी। वो जीरो कब होगी? इफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज जीरो बाई एन, अगर कोई इवेंट हो ही नहीं रहा, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो जीरो बाई एन होने की वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाएगी। ये साफ सी बात है। और ये केसेस होता है जब इवेंट ई इज इम्पॉसिबल इवेंट, व्हेन इवेंट ई इज इम्पॉसिबल इवेंट। और इसी में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो वन भी हो सकती है जब तुम्हारा जो इवेंट है व्हेन इवेंट ई इज सर्टेन इवेंट, जिसने 100% होना ही होना है उसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। तो ये यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होगा, इसको रेंज भी बोल सकते हैं हम, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जीरो और वन। अगर यहीं पे बता देते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट्स, नॉन हैपनिंग कह दो अपनी भाषा को ज्यादा आसान बनाने के लिए, नॉन हैपनिंग या नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट। अब देखिए ये क्या चीज है, एन टाइम्स कोई भी इवेंट घटित हो सकता है। एनी इवेंट कैन हैपन इन एन टोटल वेज, आउट ऑफ एम आर सक्सेसफुल, तो जो एम बार वो सक्सेसफुल हो जाता है एन में से, तो जो बचा हुआ है n माइनस एम, दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट्स n माइनस एम। ये हो गया, ये तुम्हारा नॉन हैपनिंग के केस में फेवरेबल हो गया n माइनस एम। तो इसको नॉन हैपनिंग को हम या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग को हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री पी ई बार से दिखाते हैं। तो यहाँ फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस,
तो ये हो गया n माइनस एम अपॉन टोटल हो गया, वही n में से निकाल रहे थे, m बार सक्सेस हो गया था, तो बचा हुआ जो n माइनस एम है वो फेलियर का हो गया या नॉन हैपनिंग का हो गया। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर दीजिए, n बाई एन माइनस एम बाई एन। इस माइनस एम बाई एन को इधर करूंगा, एन में से तो n गया वो तो एक हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, m बाई एन इज इक्वल टू 1। ये m बाई एन क्या चीज है, m बाई एन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट, इट्स सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देखिए कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे आपको समझ में प्रोबेबिलिटी और बेहतर तरीके से आ सकती है। जैसे ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन टॉस ऑफ एन अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन कहता है जिसके एक तरफ हेड हो दूसरी तरफ टेल हो, एक जैसे ना हो। तो देखो इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, इन टॉसिंग ऑफ एन अनबायस्ड कॉइन, ये छोटी मोटी चीजें जो मैं बोलता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनबायस्ड कॉइन, सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, किसी कॉइन को जब उछालते हैं टॉस करते हैं, इनका जो कलेक्शन होगा ये सेट कहलाएगा। यही सेट हम यहाँ सैंपल स्पेस बन जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं ऑफ गेटिंग हेड, सैंपल स्पेस तो हो गया हेड एंड टेल का। इसमें NS जब जब बोलूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन दैट सैंपल स्पेस, तो एलिमेंट्री इवेंट हो गया हेड और टेल, दो हो गए तो NS हो गया 2। इसमें जो हेड निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है, हेड, ये हेड जो निकालेंगे, ये जो एलिमेंट्री इवेंट्स जो बनेगा वो तो सिंगल ही है इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। तो ये तुम्हारा ई नाम दे देना इसको, इवेंट हो गया। तो इसमें हेड एक ही तरह से निकल सकता है, तो एन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट आर ओनली वन इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, इट इज क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम द सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो प्रोबेबिलिटी of getting head in toss of an unbiased coin, तो ये प्रोबेबिलिटी को PE से दिखाते हैं, और ये हमें पता था फेवरेबल NE हो गया, पिछले लेक्चर में भी हमने बता रखा, अपॉन टोटल NS हो गया। तो ये हो गया 1 NE नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल 1/2। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन टॉसिंग ऑफ एन अनबायस्ड कॉइन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ टू कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कभी 2 हेड, कभी एग्जैक्टली 1 हेड, कभी नो टेल। देखिए जब हम साइमल्टेनियसली मतलब इकट्ठे दो कॉइन को टॉस करते हैं, या दो बार किसी कॉइन, एक सिंगल कॉइन को दो बार टॉस करते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब इकट्ठे, या टू कॉइन्स आर टॉस्ड एक ही मतलब है। जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं हमारे। इधर देखो, इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल मिलता है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड तो दो जो उनके पॉसिबल रिजल्ट्स हैं हमने वो लिख दिए। इसमें आप करना है इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, इसका सैंपल स्पेस को निकालने का, कि इनके बीच में आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है अलजेब्रा में, उससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये देखिए, इस पहले वाले के h को दो पिछले आगे वाले के दोनों से क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, h हो गया HH, फिर HT रटना जैसा कुछ नहीं, फिर h का हो गया दोनों से, अब t पे आ जाओ, TH फिर TT। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है जब भी टॉस ए कॉइन 2 टाइम्स, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए 4, ये तो कंफर्म हो गया। पहला कहता है टू हेड्स जो निकलेंगे, 2 हेड्स तो पूरे सैंपल स्पेस में देखो ये दो जगह एक ही बार आ रहा है HH, तो ये तुम्हारा एलिमेंट्री इवेंट्स आ गया इस केस में, E1 नाम दे दीजिए उसका। तो एलिमेंट्री इवेंट्स तो एक ही हो गया ना, इसमें दो हेड इकट्ठे एक ही जगह आ रहा, और जगह तो आ नहीं रहे, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 ये एक हो गया। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कह सकते हैं। तो ये हो गया, जैसे आपको पता ही है डेफिनेशन से, NE1 अपॉन NS, तो ये हो गया 1/4। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट देखो, एग्जैक्टली 1 हेड,
एग्जैक्टली वन हेड, एक ही हेड आना चाहिए। यहाँ देखिए एक हेड कहाँ कहाँ आ रहा है, इसका एलिमेंट्री इवेंट्स को हम E2 से बोलते हैं। तो जहाँ एग्जैक्टली एक ही हेड आ रहा हो उसको देख लीजिए आप, HT हो गया और TH हो गया, एक ही जगह हेड आ रहा और जगह एग्जैक्टली वन हेड बोला ये हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स जो E2 में है वो तुम्हारे 2 हो गए। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड PE2 बोल देंगे उसको, और जो डेफिनेशन होता है प्रोबेबिलिटी का NE2 अपॉन NS, NE अपॉन NS होता है। तो E की जगह यहाँ E2 है तो यहाँ 2 है, और सैंपल स्पेस तो सेम रहेगा चाहे कितने भी पार्ट कर ले इस क्वेश्चन में। तो 1/2 इज एग्जैक्टली वन हेड आ गया। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स ये देखिए नो टेल। तो देखो नो टेल, नो इसमें भी TT में भी टेल है, TH में भी टेल है, HT में भी टेल है। तो नो टेल का मतलब HH, यही मतलब हो गया। नो टेल का मतलब ये हो गया ये HH, एक ही इवेंट्स है इसमें। तो इसका जो ये हो गया एन, इसका E3 नाम दे देना, E3 ये E3 हो गया तुम्हारा, एक ही जगह आ रहा है ये E3 हो गया ये HH। तो NE3 जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्री इवेंट्स हैं वो हो गया तुम्हारा 1। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग नो टेल मतलब 2 टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 NE3 अपॉन NS दिस इज 1/4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक हमने एक कॉइन टॉस किया, फिर 2 कॉइन टॉस किया, अब 3 कॉइन टॉस करते हैं। देखो 3 coins are tossed, find the probability of getting all heads, कभी एटलीस्ट 2 heads, कभी एटमोस्ट 2 heads, और इसी तरह से 5-6 पार्ट है इस क्वेश्चन के। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार? तो देखिए 3 coins are tossed, if 3 coins are tossed, अगर 3 कॉइन टॉस करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं? देखो 3 कॉइन्स हैं तो एक कॉइन का टॉस जब करेंगे तो ये सैंपल स्पेस था ST, दूसरे कॉइन का जो टॉस किया था उसका भी ST, और तीसरे कॉइन को भी, एक सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो उसका भी सैंपल स्पेस था ST। ये क्रॉस प्रोडक्ट दिखा दो इसको, और लास्ट के 2 को या फर्स्ट 2 को किसी को भी इकट्ठे कर दो और फिर एक के साथ कर दो। तो ये पूरा जो मिलेगा हमें, ये पूरा हमारा सैंपल स्पेस इस तरह से बने। रटने नाम की कोई चीज नहीं, रटोगे तो फिर मरोगे। देखो इस HT को पहले वाले को ऐसे ही रखा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, पहले वाले को लास्ट 2 से शुरू कर दो, ये हो गया HH HH, फिर इस H का T के साथ HT, ये हो गया पहला खत्म। फिर दूसरा से शुरू करो, नेक्स्ट पे दोनों के साथ TH TH हो गया, फिर TT TT, ये तो 2 को क्रॉस प्रोडक्ट किया। अब ये बचा HT के साथ, इसको स्टार्ट कर दो, फिर H का हर एक के साथ लो, फिर T का हर एक के साथ लो। तो S इज इक्वल टू ये हो गया, H का लेंगे H H H, ये हो गया, फिर H से कर रहे हैं, फिर H H T H H T इसके साथ, फिर H का इसके साथ ले लेंगे H T H, फिर H का इसके साथ लेंगे H T T, H खत्म हो गया, फिर T का हर एक के साथ लो, फिर ये हो गया T H H T H H, ये हो गया THT THT हो गया THT, फिर TTH इसका इसके साथ लिया TTH, फिर T का लास्ट वाले के साथ लिया तो TTT। इंटरेस्टिंग है, इसको रटने जैसे कोई चीज नहीं कि यार एक को फेंका, 2 को फेंका, 3 को फेंका, क्या होगा? क्लियर कट है अगर थोड़ा बहुत मैथ्स भी आता होगा। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इस केस में जब 3 कॉइन को टॉस करेगा तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। The number of elementary events in sample space is 8, ये कंफर्म हो गया। तो इसका मैं एक एक करके निकाल लिया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो यही रहेगा चाहे कितने पार्ट भी इस क्वेश्चन के हो जाए जब when we toss 3 coins। तो पहला कहता है all heads, all heads, इसका इस इवेंट्स का नाम दे दिया हमने E1 क्योंकि कई पार्ट है इसमें। तो all heads देखो इन सब में all heads केवल एक जगह आता है H H H। जब 3 को हम टॉस करते हैं तो सारे के सारे हेड आए वो एक ही जगह है, एक ही तरह से मिल सकता है। तो इसमें NE1 जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस केस दैट विल बी 1। तो ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कि ऑल द हेड्स, ऑल आर हेड्स, तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 3 ही तो हेड होंगे, ऑल हेड्स, तो ये होगा
सबको पता है फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर, टोटल हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 1/8 हो गया ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। सेकंड पार्ट इज एट लीस्ट 2 हेड्स। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसका नाम, इस इवेंट का नाम E2 बोलते हैं। इसी सैंपल स्पेस में देखो एटलीस्ट बोला, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो 2 क्या एटमोस्ट 3 भी हो सकते हैं भाई। कम से कम 2 बोला तो वो एटमोस्ट ज्यादा 3 भी हो सकते हैं। ये मैं उठा दिया एच एच एच, जहां जहां कम से कम 2 हेड एच एस टी, यहां भी एच टी एच, यहां भी 2 हेड है, यहाँ 1 हेड है, यहाँ फिर 2 हेड है टी एच एच, और फिर कहीं पर भी नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं। तो ये तुम्हारे पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट E2 हो गया। तो NE2 इस केस में साफ नजर आ रहा है, एटलीस्ट 2 है, एटलीस्ट का मतलब अगर 3 केसेस हैं तो ज्यादा 3 भी हो सकते हैं उसमें, तो इसमें हो गया 4। तो फिर से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 इवेंट्स होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दिस विल बी NE2 अपॉन NS। इस केस में ये 4/8 जो कि 1/2, 1/2। थर्ड पार्ट, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स मतलब 3 वाले को नहीं लूंगा मैं, ये आ गया 2 हेड्स में एच एस टी, एच टी एच, 2 वाले तो लूंगा, एटमोस्ट मतलब एक भी और एक वाला भी चलेगा, टी एच एच, ज्यादा से ज्यादा 2, टी एच टी, एक वाला तो आएगा ही, टी टी एच, और नहीं भी हो सकता है वो टी 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 भी इसमें फंसेगा। एटमोस्ट 2 मतलब 0 से लेके 2 तक जितने भी हैं वो सारे आएंगे। तो यहाँ इस केस में ये जो तुम्हारी है एटमोस्ट 2 में, इसको इवेंट ले लो E3। तो इस केस में जो n, इसको E3 ले लिया तो NE3 मेरे बन गए 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर 7 केसेस, फेवरेबल केसेस यू कैन से, दीज आर कॉल्ड फेवरेबल केसेस। अगर किसी को कम आता है तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2, दिस विल बी NE3 अपॉन NS। दिस इज NE3 is 7/8। तो इस तरह से एटमोस्ट 2 को हम निकाल सकते हैं। नो हेड, ऑफ गेटिंग नो हेड के लिए जो इवेंट है, इवेंट फॉर नो हेड, E3 तक चले गए थे E4। अब देखो नो हेड, कहीं पर भी हेड नहीं आना चाहिए। नो हेड का मतलब ये एच सब जगह हेड आ रहा है, एक ही है जहां पे तुम्हारा टेल आता है, तो नो हेड का मतलब ऑल आर टेल। तो इस केस में NE2 देयर विल बी ओनली 1 इवेंट। In that case, probability of getting no head, probability of getting no head, that is PE4. This is actually E4. And E4 is 1. The probability of E4, probability of getting no head, it will be number of element in E4 upon NS. This will be 1/8. Exactly 1 tail बोला, फिर ये इसको E5 बोल दो। E5 is the event for exactly 1 टेल, केवल एक ही टेल हो। तो एक ही टेल कहाँ कहाँ है, एच टी एच, यही देखो ना, कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, एक टेल ये, और ये टी एच एच, और एच एस टी भी है यहाँ पे, एच एस टी। तो NE5 यू नो दिस इज 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, इसको E3 नाम, E5 नाम दे देना, ये हो गया फेवरेबल, हो गया NE5 अपॉन NS। तो दिस इज 3/8। सैंपल स्पेस will remain same, again I am telling you for each cases. Sixth part of the question is a head on first coin, फर्स्ट कॉइन पे हेड हो, इसका नाम E6 नाम दे देना। फर्स्ट कॉइन पे हेड हो तो ये पहला वाला ठीक दिख रहा है, HHH पहला कॉइन हेड का ही है, HST इसमें भी पहला कॉइन हेड का ही है, HTH इसमें भी पहला कॉइन हेड का ही है, HTT इसमें भी पहला कॉइन हेड का ही है, बाकी मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इन केस ऑफ ए हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, दिस इज 4। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, दिस इज PE6 विल बी number of E6 event upon number of sample space, this is 4/8, this is half। तो देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन डील करे वो करे कॉइन्स पे, कभी सिंगल कॉइन को थ्रो किया, कभी डबल कॉइन को टॉस किया, कभी 3 कॉइन को इकट्ठे थ्रो कर दिया। अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाई। लूडो के गिट्टे जो होते हैं ना, उन पे देखो कैसे निकालते हैं उसको। पहले सिंगल डाई को थ्रो कर रहा हूँ। A die is thrown, find the probability of getting कभी 5, कभी ये इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे। तो if a die is thrown या rolled, जो भी है, तो क्या जब डाई लूडो का गिट्टा आपने देखा है क्या, 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं उसमें। थ्रो करते हैं कुछ भी आता है उस हिसाब से। अब आगे के मूव चलते हैं सांप सीढ़ी पे। डाई इज थ्रोन तो क्या क्या निकल सकता है, क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, यही नंबर्स हैं जो अलग अलग फेसेस पे निकलते हैं डाई के। तो यही तुम्हारे पॉसिबल केसेस है, और इसी का जो सेट होगा यहाँ सैंपल स्पेस का काम करेगा। तो यहाँ अब आपको कई बार बोल दिया, NS का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सैंपल स्पेस। इस लास्ट 6 से कोई मतलब नहीं, उल्टा गिनो 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, या नंबर ऑफ पॉइंट्स कह सकते हैं सैंपल स्पेस, दिस इज 6। ये क्लियर हो गया। अब फर्स्ट देखें कैसे निकालते हैं। 5 है, केवल एक नंबर निकालना है, तो ये E1 नाम दे दिया, ये 5 है, 5। तो 5 निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये 5 निकलने के सेट को हमने E1 बोल दिया, 5 नंबर किसी फेस पे। तो इसमें NE1 जो आया नंबर ऑफ एलिमेंट, वो तो एक ही होगा। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी 5 नंबर निकलने की, नंबर 5 ऑन एनी फेस, this will be NE1 upon NS, favorable upon sample space, number of sample points in sample space, this is 1/6। ये 6 है, sample space सेम रहेगा सबका। तो probability of getting is number 5, this is 1/6। even number, इसका E2 कह दिया उस इवेंट को जब when we get even number, वो कह दिया हमने E2 जब हम पे even number आता है। इसी सैंपल स्पेस में देखो even number जो 2 से भाग चला जाता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। इसी सैंपल स्पेस के ऊपर बात कर रहे हैं। व्हेन वी थ्रो ए डाई, 8 मत बोल देना, लूडो के गिट्टे में तो 6 मैक्सिमम होता है। तो ये इवन नंबर्स हो गए तुम्हारे। इवन नंबर कुल मिला के इस थ्रोइंग ऑफ ए डाई, ये 3 हो गया, 2 4 6। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर PE3, ये आपको पता है, ये होता है फेवरेबल हो गया इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है, तो टोटल फेवरेबल हो गया। तो ये हो गया 3/6, इसका 1/2। तो ये तुम्हारा इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है। तीसरा, ए प्राइम नंबर का उसने, उसको E3 नाम बोलना, गेटिंग प्राइम नंबर इन थ्रोइंग ऑफ ए डाई। तो देखो प्राइम नंबर कहते हैं वो होल नंबर जो 1 से बड़ा होता है और जिसके फैक्टर 1 या खुद वही नंबर होता है। इसमें जो प्राइम नंबर होगा 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। दीज आर द नंबर्स जिनके फैक्टर या तो 1 होता है या खुद वही नंबर होता है। तो इसमें जो केसेस हो गए NE3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E3, दीज आर 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर PE3, its formula will be NE3 upon NS, favorable upon total 3/6, this is again 1/2। E4 ये हो गया फोर्थ। E4, a number greater than equal to 3, 3 या 3 से बड़े नंबर इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। क्या है, 3 या 3 से बड़ा, 3 शामिल है उसमें, 3 4 5 6। तो इसका हमने E4 नाम दे दिया। तो NE4 जो हम पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ गए। तो इसके जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस विल बी NE4 अपॉन NS। तो दिस इज 4/6, 2/3 कह सकते हैं आप। इसी तरह से पांचवा जो भी इवेंट है उसको E5 नाम दे दीजिए। ये है ए नंबर मोर देन 6, ए नंबर मोर देन 6। अब देखो लूडो का गिट्टे को टॉस कर रहे हैं हम,
तो उसमें 6 से बड़ा नंबर कहाँ होता है भाई? तो 0, कोई नंबर नहीं होता। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6 की, वो हो जाएगा Ne5/ns। तो 0/6 वो 0 हो जाएगी। ये तुम्हारा इम्पॉसिबल इवेंट है। दिस E25 इज, यू कैन से दिस इज इम्पॉसिबल। छठा बोला ये, छठा है ए नंबर लेस देन इक्वल टू, इसका नाम E6 बोल दो। ए नंबर लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल, तो ये पूरा पूरा हो गया 1 2 3 4 5, ये लेस देन हो गया 6 के, और इक्वल करेगा तो 6 भी लिखेगा इसमें। तो इस E6 नाम दिया इस इवेंट का। तो Ne6 इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया, ये 6 एलिमेंट है इसमें। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन इक्वल टू 6, PE6, इट विल बी Ne6/ns। ये हो गया बेटा 6/6 इज इक्वल टू 1। तो मैंने शुरू में ही बताया कि जो किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन कभी 0 भी हो सकती है और कभी कभी कुछ केसेस में 1 भी हो सकती है। तो ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन। पिछले क्वेश्चन में एक डाई को थ्रो किया था, 2 को इकट्ठे थ्रो कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कभी इवन नंबर एज सम, कभी टोटल एटलीस्ट 10, और ये 2-4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। तो 2 डाई को जब मैं फेंकूंगा तो उसमें सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, कैसे निकलेंगे, वो इंटरेस्टिंग है। एक सिंगल डाई को अभी अभी फेंका था पिछले क्वेश्चन में, उसमें जो पॉसिबल रिजल्ट्स थे या सैंपल स्पेस थे 1 2 3 4 5 6। यहाँ एक नहीं, 2 को इकट्ठे फेंक रहे हैं साइमल्टेनियसली, 2 बार लिख दिया उसको 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब 1 को लेंगे तो 1 का हर एक के साथ लिया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 का निपट गया। फिर 2 को करा, 2 1 2 2 2 3 2 6, इस तरह से चलते चलते लास्ट में 6 का किया, 6 1 हर एक के दूसरे के हर एक के साथ लेना, 6 का लेना, 6 1 6 2 6 3 6 4 5 6 4, ये सारा सारा 6 6 तक। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो है रो में, 6 ही कॉलम में। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस 6 into 6, दिस इज 36। तो ये 36 तरह से मैं 2 डाइस को साइमल्टेनियसली फेंक सकता हूँ। अब पहला प्रॉब्लम यह है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज सम। मतलब जो भी 2 डाइस को फेंकेंगे तो उन अपर फेस में जो सम, दोनों को जोड़ करके वो इवन नंबर आना चाहिए। जब 2 डाइस को फेंक रहे हैं तो क्या क्या इवन नंबर आ सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए। अब 2 इन्हीं सैंपल स्पेस में से 2 कहाँ का बनता है, 1 1 1 1 2 हो गया। फिर 4 कहाँ बनता है, 1 3 1, ये हो गया। और जगह भी बन सकता है, 3 1 बन सकता है। 6 कितने जगह बन सकता है, वो कई तरह से बन सकता है। 6 5 1 हो गया, 4 2 हो गया, और लास्ट में ये 12 नंबर है वो 6 6 से। तो कुल मिला के मैंने देखे, इनको गिन लीजिए, ये 18 है। तो Ne1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज सम, दिस इज 18। तो Ne1 ये है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी ऑफ गेटिंग सम एज इवन नंबर, ये होगा Ne1, दिस इज फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दिस इज टोटल। तो 18/36, ये 1/2 है ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज सम। लास्ट क्वेश्चन देखिए। अभी तक हमने एक डाई को थ्रो किया, 2 को थ्रो किए, अब 3 को थ्रो करते हैं। 3 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6। 3 डाई फेंक रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हम अब करने जा रहे हैं। जब एक डाई को हम फेंकते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस के पॉइंट्स कितने होते थे, 6 1 2 3 4 5 6। जब हम 2 डाइस फेंकते थे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होते थे, 6 into 6 36। व्हेन वी थ्रो 3 डाइस तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 6 into 6 into 6, दैट इज 216। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स
in sample space when we throw 3 dice, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 तरह से हम 3 डाइस को हम फेंक सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है। अब क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6, कम से कम 6, 3 डाइस फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 6 6 6 6 18 हो सकता है। तो एटलीस्ट 6 का मतलब 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बाप रे बाप, कितना बड़ा क्वेश्चन बन गया। इसको थोड़ा घुमा देंगे। एटलीस्ट 6 का मतलब ये हो सकता है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, नॉट एटलीस्ट 6 मतलब लेस देन 6। मैंने ले लिया इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट ए टोटल ऑफ 6, कम से कम 6 आने को जो टोटल होगा उस इवेंट का नाम दे दिया ई। 3 डाई को हम फेंक रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्योंकि मैक्सिमम 6 6 6 आएगा वो 18। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। मैंने इसको थोड़ा सा घुमाऊंगा, थोड़ा सा और इजी करने के लिए क्या करा, ई है इवेंट ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 6, तो मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट्री ई बार ले लिया, गेटिंग ए टोटल लेस देन 6, लेस देन 6 बात तो वही होगी। तो ये हो गया लेस देन 6 में जो मेरा टोटल आ सकता है, जब मैं 3 डाई को फेंकूंगा 3 आ सकता है, 1 1 1 वाला 3 हो जाएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है लेस देन 6 में। तो वो 3 4 5 कैसे निकलेगा, 3 तो ये हो गया 1 1 1, एक ये हो गया 1 1 2, ये 4 हो गया 1 2 1, ये 4, ये भी 4 हो गया 2 1 1, ये भी 4 हो गया, ये 5 हो गया 1 1 3। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं 1 2 2, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, 2 2 1, ये भी 5 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग ए टोटल लेस देन 6, दैट इज 3 4 6। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन ई बार इज इक्वल टू 10 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल लेस देन 6, probability of getting a total less than 6 will be n e bar upon ns. This is 10 upon 216। ये तो था a probability of getting less than 6, लेकिन मुझे तो चाहिए था probability of getting at least 6, 6 से ज्यादा। तो now probability of getting a total of at least 6, इसका मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। लेकिन हमने शुरू में ही बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट का सम 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट कैन बी रिटन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट। दिस इज 1 माइनस 10 अपॉन 216। 216 में एलसीएम ले लो तो 216 माइनस 10, ये हो गया 206 अपॉन 216। तो इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, ये हो गया 103 अपॉन 108। 103 अपॉन 108 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल एट लीस्ट 6। इस तरह से आज हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताई। सबसे पहले तो मैंने कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन टॉस किया, 2 कॉइन टॉस करे, 3 कॉइन टॉस करे। उसके बाद में आ गया डाई के ऊपर, 1 डाई टॉस किया, 2 डाई टॉस किए, 3 डाई टॉस किया। डिफरेंट टाइप के केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो यही कुछ क्वेश्चंस होता है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम या तुम्हारे जो भी एग्जाम्स हैं उसमें जिसमें भी मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी होगा, इन क्वेश्चनों से जरूर तुम रूबरू होंगे। With this, I conclude this lecture, and if you have found this video interesting and helpful, then please like and subscribe my channel.